अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनफेक्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान आमना ताहिर। इमरान खान की मुश्किलात में इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है। एक पुराना केस दोबारा मंजर आम पर आ गया है और ये क्या नई मुश्किलात खड़ी कर सकता है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ साहब ने एक स्पीच की और दर्जनों तज़ादात सामने आ गए। क्या अभी भी वो माजी में जी रहे हैं? लेकिन आज की सबसे अहम ख़बर जिसने अफसोस की फ़िज़ा को जन्म दिया है और पूरे ख़ित्ते में अफसोस की फ़िज़ा फैल गई है, वो है ईरानी सदर की अचानक हादसे में जाँ बहक होने की। साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। साजिद साहब, ख़ित्ते पे क्या असर पड़ेगा ईरानी सदर की अचानक इस जाँ बहक होने की ख़बर से? एक तो बड़ा अंदोनाक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या है और उम्मीद है कि उनके देखें, अब ज़िंदगी मौत का तो पता नहीं है, लेकिन बड़े मुतहर्रिक हो के वो एक काम कर रहे थे। अब देखें आगे कुछ तहकीकात होती हैं तो पता चलेगा कि इसमें कोई ख़राबी, कोई फ़नी ख़राबी, कोई टेक्निकल इशू क्यों हुआ है। चूँकि वो बड़े लोगों को कह लें अच्छे नहीं लग रहे थे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में उनका दौरा, फिर चाबहार का जो कंट्रोल है वो 10 साल के लिए इंडिया को देना, तो अमेरिका इस पे चीबा जबी था और वो धमकियां दे रहा था पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी। जी। और पहले से उनका जो एक चल रहा है इसराइल के साथ और हमास को कह लें सफारती और अखलाकी जो सपोर्ट है, तो एक उभरते हुए लीडर थे, एक उभरता हुआ ज़ाहिर मुल्क है और पाबंदियों का शिकार भी है। तो ये अब वक्त बताएगा, आने वाला जी वक्त, कि यहाँ कोई साजिश सर, है या सब नहीं। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं माजिद निज़ामी साहब, और हमारे साथ कॉलर लाइन पर मौजूद हैं फ़ारूक शहबाज। उनसे हम बात करते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल के लिहाज से। फ़ारूक शहबाज साहब, आवाज़ आ रही है आपको? बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। माजिद निज़ामी साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी, मैं आपको बिल्कुल सुन सकता हूँ। थैंक यू, आपने हमें इसमें इनवाइट किया आपका जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है, प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। पाकिस्तान की सूरत हाल आप देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो एक जंग छिड़ गई है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़, क्या कहेंगे आप कि ये रंग क्या लेकर आएगी? जी, बहुत शुक्रिया। मेरी राय में इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के अंदर जो मुखासमत जारी है, इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ जो रवैया रवा रखा गया और जिस तरह से गुज़िश्ता 2 साल में सियासी और अदालती वाक़यात हुए हैं, तो उससे इस रियासत में और अदलिया में खलीज बढ़ी है। उसके बाद जब अदलिया की जानिब से, उनके कुछ जजेस की जानिब से ये दावा किया गया या इल्ज़ाम लगाया गया कि वो महफूज नहीं है, उनकी जासूसी हो रही है, तो उससे मामले की शिद्दत में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया है। और आज जो लापता होने वाले शायर अहमद फरहाद हैं, उनके हवाले से जो रिमार्क्स सामने आए हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के, जब उनको सामने रखें तो पता चलता है कि चीज़ों की संगीनी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। जी। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो अफ़सोसनाक पहलू है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एग्ज़ेक्टिव और अदलिया के दरमियान में मुफ़ाहिमत की जो कोशिशें मिसाली तौर पे की जानी चाहिए, वो नहीं की जा रही। हुकूमत वक़्त का ये फ़र्ज़ होता है कि वो इन सारे मामलात को सामने रखते हुए कोई दरमियानी रास्ता निकाले और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ज़रिए वो सूरत-ए-हाल को इस हद तक ना जाने दे कि जहाँ से वापसी नामुमकिन हो। जी। हमारे सामने 1999 से पहले मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत में जस्टिस सज्जाद अली शाह वाली अदलिया की मुखासमत हमारे सामने है। फिर इसी तरह जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान जो मामलात ख़राब हुए, वो हमारे सामने हैं। तो जब इन चीज़ों को सामने रखते हैं, फिर इमरान खान हुकूमत के अंदर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो सलूक रवा रखा गया, वो भी हमारे सामने है। इन मिसालों को सामने रखते हुए जब हम आज के वक़्त को देखते हैं, तो फिर बात यही समझ आती है कि इन चीज़ों के अंदर से कुछ ना कुछ मुफ़ाहिमत का रास्ता निकालना चाहिए, वरना दोनों इदारों को नुकसान होगा और उस नुकसान की वजह से काफ़ी चीज़ें मुतासिर होने का खदशा होता है। और अभी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो एक बैलेंसिंग मुफ़ाहिमत के साथ और दरमियाना रास्ता निकालते हुए, कभी जजेस को वो
मशवरा देते हैं तो कभी हुकूमत पर तनकीद करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मिलकर चीज़ों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब जाने से रोकें। और अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि तारीख में एक बेहतर चीफ जस्टिस के तौर पे उनका नाम आएगा। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब की तबीयत बड़ी मसालेहाना है और वो चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मेरी राय में हुकूमत को इस वक्त आगे बढ़कर किरदार अदा करना माजिद चाहिए। निज़ामी साहब, हमारे साथ फ़ारूक शहबाज साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। फ़ारूक साहब, और माजिद साहब आप लाइन पे ही रहिएगा। जी जी, आप लाइन पर ही रहे। फ़ारूक साहब, कि मैं मौजूद हूँ जी। फ़ारूक साहब को शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है जी फ़ारूक साहब, आप क्या कहते हैं, बड़े अदारों की बड़ी जंग छिड़ गई है, ये कौन से नए बहरान का सबब बन सकती है? देखिए, पाकिस्तान में हुकूमत का आगाज़ होता है तो सबसे पहले लोग पूछते हैं क्या मसाइल हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया और इन इदारों का आपस में अगर ये ठीक से चलना, यही मसाइल का बायस बनता है कि हमें सबसे पहले कोई भी खराबी, कोई भी मामले का आगाज़ यहीं से नज़र आता है। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, ये एक हकीकत है कि इस वक्त एक खलीज है, ऐसा ग्रुपबंदी का एक तासुर है जो बिल्कुल हकीकी है जब हम लोगों से मिलते हैं, बोजरा से मिलते हैं। इसी तरह अगर आप देखें ये आप 3-4 दिन के रिमार्क्स उठा के देख लें, आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, ऐसा लगता है कि अदालत से जैसी कोई बात होती है तो उसका जवाब देने के लिए कुछ लोग उठते हैं। कुछ लोग हैं जिनको शायद भेजा जाता है या तैयार किया जाता है, वो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर अदालत उसका नोटिस भी लेती है। ऐसी सूरत हाल में मैं माजिद साहब की बात सुन रहा तो मैं एग्री करता हूँ कि हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज या वज़ीर आज़म का सबसे बड़ा चैलेंज, जहाँ पे दूसरे महाजों पर लड़ाई है, वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो एक तासुर उभर रहा है कि इनके अंदर ठीक ठाक किसी की जंग चल रही है, उसको रोकना, उसको खत्म करवाना, मामला को कूल डाउन करना। अगर आप देखें कि अभी फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल साहब को बुलाया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो वो मेरा ये ख्याल है कि शायद काजी फायज ईसा साहब इस पे तो मामला को कूल डाउन करने जा रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो उस बुलाने से तो बहुत बड़ा मामला वहाँ पे शिद्दत अख्तियार कर देगा। मेरी अपनी जानिब में ये है कि शायद काजी फायज ईसा इस कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे और ये मामला कहीं ना कहीं अगर आगे जाके गवर्नमेंट इसमें अपना किरदार अख्तियार करेगी तो ये जाके थोड़े ठंडे होंगे। अदरवाइज इसका की तरह सब कुछ भुगतना पड़ेगा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक स्पेस दिखाई देती है, चाहे वो कैबिनेट नंबर 804 हो, चाहे अदलिया हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, हर तरफ कहीं अभी तकसीम नजर आती है। तो इस तकसीम से बचना है, इस तकसीम से आगे निकलना है, तभी पाकिस्तान को कोई रास्ता मिलेगा। अच्छा फ़ारूक साहब और माजिद निज़ामी साहब, एक तो आप दोनों को इकट्ठे यहाँ आप सुन रहे हूँ तो एक तो खुशगवार एहसास पैदा हो रहा है। आप दोनों का शुक्रिया। अब दोनों की जो बात है वो तो ठीक है कि कोई अदलिया के चीफ जस्टिस किरदार अदा कर सकते हैं, शहबाज शरीफ किरदार, लेकिन अदा नहीं हो रहा अभी तक जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है। क्या लगता है, देखिए हमें माजी में कोई इशू आता था तो एस्टैब्लिशमेंट हम समझते थे कि वो बड़े हैं, सियासतदानों से भी बड़े हैं या बना लिए बदकिस्मती से। अब तो उनकी भी लड़ाई शुरू हो गई है। तो आप इस मौके पे क्या समझते हैं कि किसका किरदार ऐसा बनता है या कौन ऐसी शख्सियत है जिस पे हमें इत्तफाक हो सबको और वो इन सारे फरीकैन को बिठा सके और ये मसला हल कर सके? दोनों से ये सवाल है अलग अलग। माजिद साहब आप जरा कमेंट कर दें। जी, मेरी राय में अभी तो मामला इस हद तक पेचीदा है। पहले हमने देखा कि हमारे पास शाह अहमद नूरानी, नवाबजादा नसरुल्लाह, इस तरह के बड़े नाम होते थे जिनमें सियासत में इत्तफाक किया जाता था, जिनका एहतराम था, तमाम लोग उनको कदर की निगाह से देखते थे। लेकिन अफसोस ये है कि मौजूदा दौर में इस तरह की कोई बड़ी सियासी शख्सियत हमारे सामने ऐसी मौजूद नहीं है, क्योंकि पिछले 5 से 10 साल में सियासी तफरीक का और पोलराइजेशन का जो एक सिलसिला चला है, उसके बाद अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने दूसरे सियासी रहनुमाओं को उस तरह से लाइकिंग नहीं दी।
तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि इदारों को अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए और एक एक कदम पीछे हटना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से गुज़िश्ता 10 साल के अंदर जो कुछ किया गया, मियां नवाज शरीफ ने कल परसों भी ये इल्जामात लगाए कि ये कैसे मुमकिन है कि कुछ लोग एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दें। तो अभी उनके ऐसे लगता है कि उनके जख्म ताज़ा हैं और उन्हें ये लग रहा है कि उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, हालांकि वो इन मुकदमात में बरी भी हो चुके हैं और उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, लेकिन इसके बावजूद उनके इस्टेब्लिशमेंट से और अदलिया से जो इख्तलाफात हैं वो गाहे बगाहे सामने आते रहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की दो बड़ी जमातें, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, दोनों इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के साथ नाराजगी का रवैया रखती हैं और उनकी अपनी अपनी शिकायत हैं। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को भी इस्लाह अहवाल के लिए जो उनसे गलतियां हुई हैं या जो उनसे ऐसे इक़दाम हुए हैं जिससे पाकिस्तान के सियासी माहौल के ऊपर एक अच्छा असर मुरतब नहीं हुआ, तो डेफिनेटली उनको इसके ऊपर एक नई सोच के साथ सामने आना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और ऐसे लोग जो सियासत में मुलविस रहे हैं या जिन्होंने अदालतों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, उनके हवाले से भी उन्हें कोई ऐसा लाहे अमल सामने लाना चाहिए कि कौम को ये पता चले कि वाकई इस मर्तबा वो इस हवाले से कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए संजीदा है। वगरना फिर आइंदा आने वाले दौर में यही होगा कि आज की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी 2 साल बाद 3 साल बाद हरफ तनकीद बनाया जाएगा कि आप लोगों की ये गलतियां हैं। अच्छा फ़ारूक साहब, आप नहीं समझते कि नवाज शरीफ एक ऐसी शख्सियत हैं या थी शख्सियत हमारे पास कि वो इस सारे बहरान का हल निकाल सकते थे, लेकिन वो तो खुद शिकवा कुनाह हैं, वो तो खुद शिकायत कर रहे हैं, तो अब क्या हम मोदी साहब को कहें कि वो आके मसला हल कर दें? देखिए, इसमें ये बात तो इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे पास सियासी बड़े किरदार नहीं रहे, बड़े नाम नहीं रहे जो इस तरह के हालात में जब जाके बंद गली में फंस जाया करते थे तो वहां से हमें निकाला करते थे। अभी आपने नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त वो इस तरह का कोई किरदार अदा कर सकते हैं जब उनके खुद दिल में इतनी चीजें हों। उसके बाद ये कि दूसरा फरीक उनके साथ क्या इस तरह से बैठने के लिए तैयार हो। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह अभी पिछले दिनों में भी कोशिश हो रही थी कि जो साबिक हैं इदारों से वाबस्ता अफराद वो कोई कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन अभी अदलिया के भी साबिक इस तरह के चीफ जस्टिस साहिबान हैं जिनको हुकूमत भी अदलिया भी तहसीन की निगाह से देखती है। आप बहुत से, मैं एक नाम सिर्फ आपके सामने कोड कर देता हूँ कि अभी जब ये बन रही थी तो इसमें तसद्दुक जिलानी साहब का नाम लिया गया और बेशुमार नाम हो सकते हैं। इन लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए कि मुल्क जो है जब इस तरह से बंद गली में बंद होने जा रहा है, अगर ये जजेज और इस्टेब्लिशमेंट इस तरह लड़ते रहेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के जो अफराद हैं, जो अहदेदार हैं, उनको अदालतें बिल्कुल बुलाएं, लेकिन जब ये तासुर आ जाए कि अब इनकी लड़ाई चल रही है तो ऐसे में मुल्क का नुकसान हो रहा है। हमें इस वक्त वो सिविल सोसाइटी के वो अफराद भी बाहर निकालने हैं या उनको वो खुद बाहर निकलना है। मुझे याद है कि जब इमरान खान बिल्कुल बाज नहीं आ रहे थे तो ये मुजीबुर रहमान शामी, सोहेल बड़ाइच साहब और बाकी लोग निकले थे। चले, इन्होंने अपनी कोई कोशिश तो की थी, चाहे वो अदलिया और उसमें वो सियासत वाला मामला नहीं है, लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी काजी फायद ईसा साहब बात सुनते हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ भी हैं जिनकी बात सुनी जा सकती है, कुछ लोग सियासी भी हैं, कुछ गैर सियासी भी हैं। उन लोगों को भी निकलना चाहिए, इदारों को खुद भी सोचना चाहिए कि अगर आज हम एक एक कदम पीछे नहीं हटेंगे तो कल को सबको कितने पीछे कदम पीछे हटना पड़ेगा। तो यही एक सवालिया निशान है और इस वक्त पूरी कौम शायद इसी तरफ देख रही है। हमें इतने बहरान पहले ही जिनका सामना है, उसमें से एक सबसे बड़ा बहरान है कि जब आपस के आपके इदारे ही ना चल पाए तो फिर मुल्क का पहिया कैसे चलेगा। अच्छा माजिद साहब, आपसे एक सवाल है। अब देखें, कह तो रजाली का तो आप भी और फ़ारूक शहबाज बड़ाइच साहब भी इजहार कर रहे हैं और हम भी यही कह लें इसी वजह से फ़िक्र कर रहे हैं कि कोई हमें कोई बंदा नहीं मिल रहा है, शायद हम ढूंढना चाहें तो कोई मिल जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है, अब देखें माजी में ये होता था कि एक पार्टी प्रो एस्टैब्लिशमेंट होती थी, एक एंटाई एस्टैब्लिशमेंट होती थी। इस वक्त इत्तफाक की बात है, लकीली अनलकीली तीनों पार्टीज़ जो हैं वो ये कह रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का ये रोल नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी अब 2022 की तरह तकरीर कर चुके हैं, वो भी यही रोना रो रहे हैं। इमरान खान तो पहले ही यही कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी तो शुरू दिन से उसका बहरहाल एक मौक़िफ़ है, एक नज़रिया, एक सोच है कि वो एंटायर एस्टैब्लिशमेंट रही है।
अब देखें तीनों पार्टीज एक पेज पे इस लिहाज से मौजूद हैं, लेकिन उनकी क्या को अना आड़े आ रही है? क्या तीनों पार्टीज, हम अगर इसमें फेल हो जाते हैं कि कोई हमें शख्सियत नहीं मिल रही, तो क्या ये तीनों पार्टीज इस वक्त मसले का हल नहीं है, तीनों जो एक पेज पे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, आपकी गुफ्तगू के दो नुक्ते मेरे जहन में हैं। पहला तो ये है कि जिस तरह आपने ये बात की कि यहाँ पे कहतुर रजाली का मामला है, जिसपे हम दोनों ने बिल्कुल इसका तस्करा भी किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने अपने सवाल में कहा कि बाहर से किसी शख्सियत ने नहीं आना, ये मसले हमें खुद ही हल करने पड़ेंगे और खुद ही किसी शख्सियत को बड़ा बनना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा, तभी उससे ये मसला हल होगा। और दूसरा मामला ये है कि आपने बिल्कुल तीनों जमातों की बात की है और उनके अपने अपने शिकवे शिकायत हैं और उनकी अपनी अपनी राय है। उसकी वजह यह है कि जब इस सारे मामले के अंदर मिल बैठ के बात करने की बारी आती है, तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि गुज़िश्ता 10 साल के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन के अंदर बहुत इजाफा हुआ है। और ये जो चोर, गद्दार, लुटेरा, ये जो इन नारों के साथ सियासत आई है और इसके अंदर सियासी जमातों ने एक दूसरे पे अपने अपने वक्त में इल्जामात लगाए हैं, तो वो सारा मामला हम सब के सामने है। तो जब इन चीजों को सामने रखते हैं तो पता ये चलता है कि इस सारे माहौल के अंदर इन लोगों के लिए वापस आना अपने अपने उस स्टांस से बड़ा मुश्किल है। मिसाल के तौर पर क्या पीटीआई अपने वोटर्स को इस बात पे कायल कर सकती है कि हमने मियां नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी को जो चोर और गद्दार के नारों के जरिए मुखातिब किया, तो अब हम ये समझते हैं कि शायद वो ऐसे नहीं थे। दूसरी जानिब अगर हम देखें कि उनकी मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत चल रही है, तो दोनों पार्टीज के कारकुनान को वो हजम नहीं हो रही, इसलिए वो फूंक फूंक कर इस मामले में कदम रख रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए कि फिर उन्हें वापसी का रास्ता तलाश करते हुए मुश्किलात का सामना हो। अच्छा फ़ारूक शहबाज साहब, जाते जाते आपसे एक सवाल, ये आप तो हमारे चूँकि देखें रहनुमा भी हैं, आप यूजे के सदर भी हैं, हत्के इज़्ज़त कानून के हवाले से क्या आपकी राय है, क्या समझते हैं? ये हमेशा ही हर हुकूमत आती है, कभी कोई पीका एक्ट ले आती है, कभी कोई उसमें तरमीम पीटीआई कर देती है, लागू भी नहीं हो सकता, पता भी है कि ये नहीं होना और हमने नहीं होने देना, मतलब साफ़ियों ने, और आप जैसे हमारे रहनुमा भी हैं, वो भी एक तगड़ी आवाज़ हैं, तो क्या कमेंट करते हैं हत्के इज़्ज़त कानून पे? देखिए, ये मुझे ये लगता है कि ये जिस तरह से आपने खुद फरमाया कि हर हुकूमत ये चाहती है कि जिस लम्हे वो यहाँ पर आए उसके खिलाफ बोलने वाला कोई ना हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इंसाफ हो या बाकी जमातें। तो अभी इसमें जो ये आया, आज मुशावरत भी के लिए भी बुलाया गया, लेकिन उस सब के बावजूद मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट शायद किसी और मूड में है। और मेरी तो खबर ये है कि गवर्नमेंट शायद यही जो डेफेमेशन बिल है इसको रेप्लिकेट कर देगी वफाक के अंदर भी। और अफसोसनाक सूरत हाल है, पहले से जो मौजूद कवानीन है उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि जब हम ये बात कह रहे होते हैं कि ये कानून जो है इसमें मसला, तो हम ये कह रहे होते हैं कि हमें कुछ ना कहें। बिल्कुल होना चाहिए, कवानीन मौजूद हैं, इम्प्लीमेंट होने चाहिए। सोशल मीडिया पे किसी को किसी की इज्जत उछालने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, इस पे सजाएं भी होनी चाहिए, इस पे जुर्माने भी होने चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं। अगर ये जो मौजूदा डेफेमेशन बिल है इसके ऊपर भी मेरी अपनी सोच तो ये है हम दोस्तों की कि इसको इस तरह से जिस असरार के साथ, जिस जल्दी के साथ इसको लाया जा रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ सियासी मुझे किरदार नजर नहीं आते। तो ऐसे में थोड़ा सा हमें रेजिस्ट करना है, हमें आगे बढ़ना है। अगर हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट भी करती है तो इसके ऊपर सवालिया निशान होंगे। ओपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे हैं, सहाफ़ती बरादरी जो है वो इसके ऊपर सख्त परेशान और तशवीश में मुब्तला दिखाई देती है। तो बज़ाहिर तो यही अब करना तो यही चाहिए हुकूमत को कि वो पहले से मौजूद जो कवानीन है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाए, हमें साथ बैठाए। हम स्टेक होल्डर हैं, हम तजावीज़ तो दी, लेकिन अब हुकूमत अगर अपनी किसी चीज़ पे आई हुई है और कहीं से उसको कोई लाइन है तो उसको फिर हम किस तरह से हम कर सकते हैं? मान जाए ना फारूक साहब, हुकूमत मान जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुजाहरों में जाना ज़रा मुश्किल होगा। हुकूमत के आपके भी देखें सोर्सेज हैं, उन्हें मशवरा दें कि ये नहीं होना इम्प्लीमेंट, मान जाएं, हमें भी गर्मी में जाना, वो तंग ना करें एहतजाज के लिए। ऐसे कोई पैगाम दे सकते हैं? मौजूद रहती है। क्या आवाज़ नहीं आई?
मैंने कहा साहिब साहब देखिए एहतजाज की ऑप्शन तो मौजूद रहती है, ठीक हाँ। है मौसम जरा मुश्किल है, हाँ। गर्मी है, लेकिन बहरहाल एहतजाज की ऑप्शन मौजूद रहती है। जब हुकूमत कोई रास्ता नहीं छोड़ेगी तो फिर कोई ना कोई रास्ता तो फिर मौजूद होता है ना। अच्छा, हम वापस आते हैं उस जमहूरियत है। मौजू पे। अब मुझे दोनों दोस्तों से ये सवाल है कि इन मसाइल की के हल की कुंजी किसके हाथ में है इस वक्त? देख लें, हमने किया कि चलें कोई नॉमिनेट करें कि कोई एक फ़र्द ऐसा हो सकता है। दोनों से सवाल है, माजिद साहब आप पहले बता दें, फिर फ़ारूक साहब बताते हैं किसके हाथ में इन मसाइल की क्या लें कुंजी है जो लग जाए तो वो हम कर सकें उस पर। जी, मेरी राय में तो अभी तक डेडलॉक की सूरत हाल बरकरार रहने का कभी इम्कान है। उसकी वजह यह है कि जो फरीकैन हैं उनके अंदर कोई इस तरह से विलिंगनेस या ख्वाहिश नजर नहीं आ रही कि वो अपने मामलात को हल करें। एक तरफ हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान जेल में होने के बावजूद किसी भी तरह के मुज़ाकरात या डील के हवाले से उनके ख्यालात हम सबके सामने हैं। दूसरी जानिब चूंकि रियासत ताकतवर है, इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है, इलेक्शंस हो चुके हैं, कैबिनेट्स बन चुकी हैं, सेनेट इलेक्शंस हो चुके हैं, एक नई जो गवर्नमेंट है वो इन लाइन है, इन प्लेस है। इसलिए अब ना तो उनको ज़रूरत है और ना दूसरी तरफ उनको ज़रूरत है। तो मुझे तो बड़ी बदकिस्मती से ऐसे लगता है कि शायद कोई ब्रेक थ्रू ना हो और इसी तरह पार्लियामान के अंदर गर्मा गर्मी रहेगी, अदलिया की गर्मा गर्मी जारी रहेगी और ये मामला इसी तरह कुछ महीने के लिए चलता रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया माजिद साहब। और फ़ारूक साहब, आवाज़ आ रही है? फ़ारूक साहब की कॉल कट गई है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका माजिद निज़ामी साहब, आपने हमें वक्त दिया, और फ़ारूक शहबाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। साहिब साहब, आपने दोनों के तज्ज़िये सुने हैं। कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही, कोई उनको भी उम्मीद नहीं किसी नज़र को आ भी रही। नज़र नहीं आ रही है। हमें हाँ। सिर्फ नवाज शरीफ साहब से उम्मीद थी कि शायद वो बड़े बनकर वापस आए हैं तो वो कोई उम्मीद हाँ, जगा दें, अभी वो ये सबके साथ चूंकि मुज़ाकरात कॉल कर कट लें, गई है फ़ारूक लेकिन शहबाज उन्होंने बड़ाइच भी की, अपनी तकरीर से हमें मैंने नाउम्मीद उनसे कर दिया। पूछना था और अब हम बात कर लेते हैं इस पे, और अगले गेस्ट से भी हम बात कर लेंगे कि खबरें गर्दिश कर रही हैं बहुत सारी। इतनी बेयकीनी की फ़िज़ा है। हुकूमत बेशक अपनी जगह पे वो जो है ना है, और अपोजिशन भी है और पार्लियामान भी चल रही है, लेकिन कुछ उसमें तशवीश की लहर दौड़ रही है। जी। जैसे अभी दो बड़े कह लें मगरमच्छों की कह लें, हाथियों की कह लें, जो भी, अब बुरा ना लग जाए, लेकिन बड़े इदारे हैं ना, उनकी तारीफ में जो भी कहें, उनका आपस में झगड़ने का नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। जी। और वो नुकसान मैं कह रहा हूँ कि परेशान कौन हद तक है, तशवीशनाक हद तक है। ये परेशानी जो है ना ये बढ़ रही है। अब देखें, ये बड़े इस वक्त दोनों दोस्त हैं, हमारे भाई हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हाँ जी। ये डिबेट कराने का मकसद यही था कि इसका कोई हल हम तलाश कर लें, लेकिन हमको हल नहीं तलाश कर पाए, और अब लग यही रहा है कि इसी तरह चलना है। इस तरह चलने का मतलब पाकिस्तान का नुकसान कितना है, जी। पाकिस्तान के इदारों का आपस में टकराव, आपस में जो है ना उनका उलझाव, ये किस तरफ ले जाएगा। और आपको मैं बताऊं, इतनी कुछ दिनों से तो मैं जैसे कि वाकई आप भी कहते थे परेशान कि भी हूं। सारी पार्टीज एक पेज पर हैं, हाँ, लेकिन वो फिर अना भी- है ना, वो आपस में बैठे हैं, वो कहते हैं कि हम अब एक दूसरे को चोर लुटेरा कहते रहे, अब कैसे बैठे हैं भाई। उनका इसका मतलब वो अपना अपना जो वोट बैंक है वो बचा रहे हैं, अपना अपना बयानिया बचा रहे हैं, उनको पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान नहीं बचा रहे कोई भी। नवाज शरीफ देखें, वो तो इस वक्त पार्टी नहीं है, वो तो अब साइड पे बैठे हैं, बड़े बन जाएं। वो खुद ही शिकवों पे उतरे हुए हैं। वो खुद कहते हैं, वो जब भी आते हैं वो 1993 से शुरू होते हैं, 90 से। वो कहते हैं मुझे निकाला क्यों 93 में, फिर मुझे बाद में 99 में क्यों निकाला, फिर मुझे बाद में क्यों निकाला। तो ये वाली बार बार एक ही चीज़ चल रही है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास ऑडियो है साकिब नसार साहब की। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी देर तक छुपाई क्यों थी? नहीं, वो छुपाई की बात नहीं है, सवाल तो बड़े हैं कि फिर ऑडियो क्यों है। अच्छा, अब देखें, इसमें ना हम सारे कुछ लाइन क्रॉस कर गए, सारे इदारे अपनी अपनी हदूदों को यूद से आगे निकल गए। अदलिया को भी सोचना समझना चाहिए कि सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। वो सिक्योरिटी अदलिया ने नहीं देनी, वो सिक्योरिटी जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट ने, फौजी जवानों ने देनी, फौज नहीं, हर मुल्क की आर्मी ने देनी होती है। उनको हम उतना रोम भी और उतना हम उनको हक भी नहीं दे रहे कि वो सिक्योरिटी पर्पस से, वैसे हम उनसे सवाल उठाते हैं
कि जी फरहाद को निकालें जी, पकड़ा है कहाँ, उनसे क्यों कर रहे हैं? फिर आप अगर इतने मुकन्ना भी बन गए हैं और इंतजामिया भी बन गए हैं, आप सिक्योरिटी भी बन गए हैं, तो फिर हम उनको क्यों पुकार रहे हैं? क्यों हम उनसे डिमांड कर रहे हैं? इसका मतलब ये कि उनकी अपनी जगह पे अहमियत है। भी तो करवा सकते हैं ना, अब वो अकेले तो नहीं होंगे, कोई ताने बाने कहीं ना कहीं तो जाकर मिलते होंगे। इस सवाल का जवाब आपने मुझे देना, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सर साहब, हमें आरिफ चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे हम मज़ीद इमरान खान के केसेस के बारे में पूछते हैं। आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि इमरान खान को रिलीफ मिलता हमें नज़र आ रहा था, एक वक्त लग रहा था कि जैसे उनके केसेस बन रहे हैं वैसे ही उनको अब रिलीफ भी मिल रहा है, रिहाई का भी हुक्म दिया गया था, लेकिन अब अचानक 1 साल बाद पुराना केस निकाल दिया गया है। क्या समझते हैं आप कि इस केस को इस वक्त मंजर आम पर लाने की क्या ज़रूरत पेश आई है? देखिए, बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय किया हुआ है कि इमरान खान को बाहर नहीं निकलने देना। अच्छा। और ये जो सारी कार्रवाई है, ये तो इस तरह की कार्रवाई है कि अदालतें मजबूर महज बैठी हुई हैं। उसमें थोड़ी सी तब्दीली एक आई कि जो फैसले उन्होंने तेजी से करवाए, जबर के जरिए करवाए, वो फैसला करने वाले जो थे वो इस कदर प्रेशर में थे और इतना ज्यादा उन्हें दबाव के नीचे रखा गया कि जनाब फौरी तौर पर उनसे फैसले हासिल किए गए। तो उन लोगों ने फैसले जज साहबान ने इस तरह किए कि चलो ठीक है जी, अब अगर आपने करना ही है तो फिर हम कानून के और आइन के ज़ाब्ते जो वो भी नजरअंदाज करके फैसला कर देते हैं। तो वो फैसले ठहर नहीं सकते थे कानून की नजर में। तो जाहिर है कि फिर उसके बाद जो सूरत हाल आपके सामने नजर आ रही है सबको कि ये जो प्रेशर एग्जर्ट किया गया जजेस पे, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि चूंकि ये केसेस जो जिस तरह उन्होंने फैसला करवाया था वो चाहते थे कि इंटीमिडेट होकर, खौफजदा होकर हाई कोर्ट जो है वो भी उनको एंडोर्स कर दे। लेकिन ये हाई कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वो मुरवजा कानून जो है उसको और उसके दर्ज जो ज़ाब्ते हैं, अगर उनकी भी परवाह नहीं करते और इसके बावजूद ऐसे केसेस को एंडोर्स करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उसके बाद दुनिया की तारीख में कहीं भी उनका नाम बतौर जज के लिखा जा सकता है या उन्हें कुछ समझेगा कि ये वो जज थे। तो क्योंकि ये तो वो चीजें हैं जो हर आम आदमी को पता है कि किसी शख्स को भी आपने सजा अगर देनी है तो उसे सफाई का आपने मौका देना, उसे उसके गवाह आपने जो है सफाई के लाने उसे आपने मौका देना है कि वो गवाह पेश करे, और उसके अलावा उसे जिला का मौका देना है, 342 की स्टेटमेंट करवानी। ये सारी चीजें आप सब लोगों को पता है कि नजरअंदाज करके फैसले किए गए। लेकिन अब ये सूरत हाल मुझे तो कभी भी नजर नहीं आई कि वो इन हालात में यानी इमरान खान जो है वो बाहर आएंगे। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि चीफ जस्टिस साहब जिस तरह बैठे हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं था कि खुद चीफ जस्टिस साहब तमाम मामला को, यानी जितने भी छोटे छोटे केसेस हैं उनको भी वो उसके टेलीवाइज करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग होती है, दुनिया पूरी सुनती है और उस लोग देखते भी है कि वकला के साथ क्या होता है और उनकी पसंद के खिलाफ जो लोग बात करते हैं उनके साथ क्या असर होता है। तो उसके बावजूद अगर एक ये जजेस की हिम्मत थी, साथ ही जजेस की, कि जिन्होंने ये मौका हासिल कर लिया उनके लिए, इमरान खान के लिए, कि उन्हें लाया जाए, उन्हें कम अज कम वीडियो लिंक पर ले लिया जाए। लेकिन आपने देखा कि वीडियो लिंक के बावजूद एक गुफ्तगू का एक लफ्ज जो था वो उन्होंने नहीं आने दिया और सारी की सारी कार्रवाई जो थी वो उन्होंने बिल्कुल ऑफ कैमरा की। तो इससे आप अंदाजा क्या, और फिर अगर कोई तस्वीर वायरल होगी तो तस्वीर किसी खुदा ना खास्ता किसकी तस्वीर थी यार, और तस्वीरें रोज आप पूरे का पूरा जो यदि सिस्टम है, पूरी की पूरी आपकी जुडिशरी जो है वो नजर आ रही है। कैमरा अंदर दे के जाना, कैमरा भी कोई नहीं देखे गया, जिस तरह सबको पता है कि किस तरह वो तस्वीर बन गई और चली गई बाहर। तो उसके बाद तफ्तीश हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, सजा दी जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि एस्टेब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस साहब एक पेज पर है, इकट्ठे हैं इस मामले में, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी मुमकिन नहीं है इन हालात में कि इमरान खान का बाहर आना। एक ही रास्ता है लोगों के पास कि अगर वो खड़े हो जाए और बिल्कुल ऐलान बगावत कर दे तो और मुकाबला करें, और फिर मुमकिन है कि इमरान खान बाहर आ जाए। अदरवाइज
नॉर्मल कानूनी तरीके से, और ये जो अच्छा जुडिशियल। आरिफ साहब, एक नया केस जो टेरियन केस सामने आया है, 1 साल के बाद इसकी समाअत मुकर्रर की गई है 21 मई की। आप क्या समझते हैं कि जहां पर ये गुज़िश्ता साल रुका था वहीं से दोबारा शुरू किया जाएगा या नए सिरे से इसकी समाअत की जाएगी? देखिए, बात यह है कि ये तो उनकी मर्जी है, क्योंकि उन्होंने ये केस जो है, किसी केस को भी आप उठाकर देख ले, उनकी कोई कानून की नजर में उनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन वो केसेस बनाए इसलिए जाते हैं कि इमरान खान बाहर ना आ सके, तो वो जहां से चाहेंगे वहां से शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके नजदीक कानून जो है उसकी तो हैसियत है नहीं, आइन की भी कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह कानून के साथ जो कुछ हो रहा है अशर, उसके बाद कोई शख्स भी अगर ये तवक्को करे कि जनाब वहाँ कोई ज़ाब्ता, कोई अखलाक तो एक तरफ चला गया ना, कानूनी ज़ाब्ते जो है उनका भी ख्याल रखा जाएगा, तो ये नामुमकिन है, मुझे तो नजर नहीं आता। अच्छा आरिफ साहब, एक सिर्फ सवाल आप बताइएगा, आपने जैसे कहा, आप तो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ एस्टैब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की मिली भगत से हो रहा है, और वो मिल के ये केसेस बना रहे हैं, और वो इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं देना चाह रहे। लेकिन दूसरी तरफ अब कुछ कैदियों ने ख़त लिखा है IGP को कि इमरान खान साहब को जो सहूलियात दी जा रही हैं जेल में, ये किसी कैदी को या किसी भी साबिक कोई वज़ीर आज़म और इस तरह के जिनका प्रोटोकॉल भी होता है, उनको भी ये नहीं दी जाती रही हैं। तो ये आप क्या समझते हैं, ये तजादात इधर भी नहीं है? चूँकि बाकी जो एंटायर PTI है वो ये एतराज़ कर रहे हैं, ये बात उठा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये कोई रिलीफ नहीं है? मतलब कुछ चीज़ों में किसी ना किसी हद तक कुछ तो स्पेस दी जा रही है, कोई ब्रीदिंग तो हो रही है, और वीडियो लिंक पे भी ले आए। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जिस तरह की आपके एक साथी ने कहा था कि ये जो वीडियो बनते हैं दरअसल सिक्योरिटी की रीजन से बनते हैं। तो ये भी आप वही बात कर रहे हैं कि जनाब जी खुराक दी जा रही है उन्हें, जो किसी और को। यार कमाल है, आप क्या बात करते हैं। यानी ये जो जेल मैनुअल है उसमें B क्लास के लिए खाना जो है वो घर से अलाउड है, और बहुत सारी ऐसी मुराद है जो लिखी पड़ी हुई है, उसमें कैदियों से ये इस तरह के चीजें, ये कौन नहीं समझता कि ये सारा कुछ क्या किया जा रहा है। किसे नहीं पता कि जजेस के खिलाफ ये जो जिन्होंने सवाल उठाया कि हमें हमारे साथ ये दबाव में रखा जा रहा है, इंटिमिडेट किया जा रहा है, उसके बाद किसे नहीं पता कि किस तरह लोगों को तैयार करके उनके खिलाफ खतूत लिखे गए और उनके खिलाफ फर्जा सुनाई हुई और उनकी बेइज्जती करने की कोशिश हर सजा पे की जा रही है। तो ये बिल्कुल उसी तरह की बात है, इसका कोई फर्क नहीं है कि सारे अमल के साथ। यानी ये सवाल तो मैं समझता हूँ कि ऐसा सवाल है कि जो बजाय खुद, यानी मैं समझता हूँ, आपको तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप जाहिर है कि सवाल कोई भी, लेकिन जिन्होंने ये इस तरह का सवाल उठाया है वो बिल्कुल उसी तरह के, जिस तरह वो केसेस बना रहे हैं उसी तरह के ये सवाल उठा रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो या ना हो। लेकिन ये तो कानून से तो B क्लास रखी हुई है, और क्या कौन सी मुराद उन्हें दी जा रही है। यानी मतलब है कि जिस तरह की उन्हें अपने लोगों वकीलों से मिलने का हक जो है वो हर कैदी जेल के अंदर जो हवालात के अंदर मौजूद है उसे हक हासिल है कि वो अपने एक्सेस टू जस्टिस के तहत अपने लोगों से, वकीलों से मुलाकात करे। फिर दूसरे मुलाकातें जो है उसकी इजाजत कानून के अंदर मौजूद है। यानी ये इस हद तक हम उतर गए हैं। जरा गौर करें कि पाकिस्तान को हम कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। एक तरफ आप किसी को नजर नहीं आ रहा कि लोगों के साथ किस तरह जिल्लत में सलूक हो रहा है, यानी जो हर जगह जिस तरह बर्बरियत है, पूरी दुनिया हमारे ऊपर उंगलियां उठा रही है और हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वो 145 दर्जे पे पहुंच गया है। और दूसरी तरफ हम जेल में एक शख्स जो है, यानी साल से ज्यादा उसे अरसा हो गया जेल में बंद है, और उसे अगर खाना मिलता है जेल से तो उसके लिए हम कहते हैं कि जनाब ये क्या बात है जनाब के जी, उससे तो वो मुराद मिल रही है जो कि क्या उन्हें क्या और क्या मुराद मिली है। आरिफ साहब, आखिरी सवाल यही बता दें कि अदलिया के ऊपर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं, अवाम के अंदर भाम पैदा किया जा रहा है, इन कशीदगियों को कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए जी, अदलिया के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, इस तरह की चीजें की जाएंगी, उसकी वजह यह है कि जिनके जिम्मे मुल्क की हिफाजत है, अगर वो खुद अपने अवाम के खिलाफ और उनके पॉपुलर लीडर के खिलाफ इस तरह हो जाएंगे और ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर लोगों का मैंडेट जो है
उसका एहतराम ना किया जाए और लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट ना होने दिया जाए, तो फिर उसके बाद तो लोगों के पास तो कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो उस तरह के गैर आईनी और गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करें, क्योंकि ये तरीके का रियासत के मुआवजों की तरफ से तो नहीं होना चाहिए। यहाँ तो आप देखते हैं कि जब रियासत के मुआवजे जब चाहते हैं तो इश्तिहारात भी लगा दिए जाते हैं, यानी फ्लैक्स भी लगा दिए जाते हैं फौरी तौर पर किसी के खिलाफ जिसकी भी बेइज्जती करनी हो, जिसके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करना हो। तो इस तरह लोगों के अंदर तो बात नहीं है। लोग तो वो हैं जिन्होंने 6 फरवरी को इमरान खान के हक में फैसला दे दिया और उसके बाद आप सीधा जाके लोगों के घरों पे हमले कर रहे हैं। वहां जो इलेक्शन में आपने जो कुछ किया, इस सब कुछ के बावजूद आप डटाई के साथ आके बात करते हैं और कहते हैं कि जनाब इमरान खान को सहूलतें मिल रही हैं और इमरान खान को रियायतें मिल रही हैं और लोगों से इस तरह के इतराजात करवाए जा रहे हैं। पर कोशिश ये करें कि जिस तरह के आप पाकिस्तान के साथ जो कुछ होना था बहुत हो गया है, अब इससे ज्यादा हम सारे लोग यानी बिल्कुल वो आम आदमी जो है वो तंग आमद बजंग आमद वाली हालत है। इस तरह के लोग आपने नाफिज कर दिए हुक्मरान जो खुद अपने खिलाफ, यानी आपका प्राइम मिनिस्टर जहां जाता है वो पाकिस्तान के खिलाफ ही, उसे समझ ही नहीं आती कि लोगों के सामने वो इस तरह की बात कर रहा होता है कि जिसके बाद ना कोई इन्वेस्टर यहाँ आ सकता है और ना यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होता है। तो क्या आप इसमें मैं समझता हूँ कि चलो हम तो जैसे तैसे भी है, वक्त अपना गुजार चुके हैं, बाकी दिन भी गुजर जाएंगे, आने वाली नस्लों का क्या होगा। और खुद जो हाकिम है उन्होंने किस पे हुकूमत करनी है अगर अपने लोगों के सांस इस तरह उन्होंने बंद कर ली और उनके फंडामेंटल राइट्स जो है वो जब्त कर दिया। थोड़ा बहुत साहब आपने हमें वक्त दिया। साहिब साहब आपने गुफ्तगू सुनी है, मैंने देखा है वन साइडेड ट्रैफिक चला रहे थे और वो एक सीधी सी बात कर रहे हैं। एक माहिर कानून है और वो अपने साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, और वो सीधी बात कर रहे हैं और इंसाफ से मायूस हैं गोया उनकी राय में, उनकी नज़र में, और कुछ बाइस्ड भी हैं। क्लियर सी बात है, वो नज़र आ रहा है। तो इसी वजह से ये जो पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, इससे पहले भी जो हम डिबेट कर रहे थे कि इसको डीपोलराइज कैसे करें। अब ये डीपोलराइज करने की तो कोई भी बात नहीं कर रहा है, इंक्लूडिंग आरिफ चौधरी साहब, और इसको हवा ही दी जा रही है और बस हवा के साथ लड़ रहे हैं और हवा में गोले फेंके जा रहे हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं महसूस कर रहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है बतौर पाकिस्तानी या बतौर सियासतदान या बतौर कोई सीनियर या कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई लायर, कोई या कोई भी और किसी भी शोबे से कोई ताल्लुक़ रखने वाला सीनियर आदमी, कि इसको अब किसी तरह से किसी तरफ लगाया जाए। इस पे कोई नहीं। पोलराइजेशन इतनी हो गई है और उनके बकौल तो इतने सीनियर आदमी हैं, वो ज़ाहिर उनसे क्या नहीं। अब आपसे भी यही सवाल है तो सकते हैं कि कौन किरदार अदा कर सकता है इदारों के तसादुम को खत्म करने में। कि वो इतने सीनियर एक माहिर कानून है, वो कह रहे हैं एक नेशनल टीवी में, मैं तो ज़ाहिर एक तकद्दुस होता है मेहमान का, वो कह रहे हैं बगावत करें। सुना आपने? ये इस तरह के लोग अगर करेंगे ये इस चीज़ को, तो मुल्क कभी भी इसका किसी भी मुल्क में बगावत और तोड़ फोड़ और इस तरह की जो एक बात चल रही है, ये नहीं है हल इस मुल्क का। इस मुल्क का हल अब सिर्फ अफाम तफहीम है। इसका कोई आप कह लें कोई MOU करने की ज़रूरत है कि इन तीनों पार्टियों के दरमियान भी और एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान। चलें, सियासतदानों की तो हम सुनते ही आ रहे थे, वो एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहते हैं, वो उनके सियासी बयान होते हैं, वो बाद में क्या देते हैं कि हमारे सियासी बयान है ना, वो बड़े बड़े इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। जैसे फजलुर रहमान साहब की एक रिपोर्टिंग गलत हुई है। वो रिपोर्टिंग, उन्होंने ये नहीं कहा था कि इमरान खान जो है ना वो यहूदी एजेंट, उन्हें यहूदी एजेंट कहना मेरा सियासी बयान था, उन्होंने ये नहीं कहा था। लेकिन इसको बना दिया, उन्होंने कहा था कि सियासत होती है, ये नहीं कहा था कि मेरा ये सियासी बयान है कि मैंने उन्हें यहूदी एजेंट कहा है तो वो एक सियासी बयान है। चलो ये एक अलग बात है। खैर, ये जो इदारों की लड़ाई होगी है, हमारा आज मौजू भी यही था कि अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई बेशक होती रही है, लेकिन इस सतह पे लड़ाई नहीं गई कभी भी। और वो लड़ाई कहीं सियासतदान के साथ, उस वक्त का जो डिक्टेटर है उसके साथ लड़ाई हुई, जैसे परवेज मुशर्रफ माजी करीब की जो मिसाल है,
उनके साथ लड़ाई रही है, वरना जो है वो इस हद तक लड़ाई नहीं कभी गई थी। सियासतदानों की आपस में लड़ाई होती है या जो हुकूमत में आते हैं उनकी अदलिया के साथ एक कोई ना कोई चल जाती है। इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, लेकिन अदलिया एक इदारा है। अब आप इस चीज को कंक्लूड करें ना कि इख्तिलाफात को खत्म करने में कौन किरदार अदा कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता। एक आप बात इसको कंक्लूड करें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी तक हमें कोई ऐसा रास्ता भी नहीं नजर आया इस डिबेट में, इतनी स्कॉलरली डिबेट की है कि इसमें से हम कोई फाइंडिंग्स निकालें। जी। फाइंडिंग्स तो यही निकलती हैं कि ये आपस में ही बैठें, आपस में ही हल करें, बजाय इसके कि हम जो है ना हम अब ये देख रहे हैं कि हमें कौन आके बिठाएगा। फिर अमेरिका जैसे और दीगर किरदार जो हैं फिर वो फ़ायदा उठाएंगे ना, या हमारे जो मुल्क दुश्मन हैं वो भी फ़ायदा उठाएंगे। हम उनको ये मौका दे रहे हैं, हम ये मौका ना दें। हमारे पास अभी भी टाइम है। दोनों इस वक्त सदर और वज़ीर आज़म दोनों एक मफाहमती सी शख्सियात हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि और हमारा टाइम दोनों खत्म को हो गया ही किरदार प्रोग्राम का। अदा करना चाहिए। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।